नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। ग्लोबल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन के आधुनिक स्वरूप को समझने के लिए नए अध्ययन किए गए। वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2023 लिविंग नो वन बिहाइंड इन अ एजिंग वर्ल्ड जारी की गई। देश भर में 14 जनवरी को अलग अलग फसल कटाई त्योहारों के रूप में मनाया गया। IWAI के अध्यक्ष के मुताबिक भारत 2047 तक जलमार्ग नेटवर्क के विस्तार के लिए 35,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा। सूक्ष्म वित्त संस्थान भारत की आर्थिक समृद्धि में अग्रणी भूमिका निभाएंगे और एशियाई जल पक्षी गणना 2023 का आयोजन भारत में किया जा रहा है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ग्लोबल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन यानी GOC के आधुनिक स्वरूप को समझने के लिए नए अध्ययन किए गए हैं। ग्लोबल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन ठंडे और गहरे जल के भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह और गर्म तथा निकट सतही जल के ध्रुव की ओर प्रवाह को कहा जाता है। ये अलग अलग महासागरीय बेसिनों के बीच और महासागर तथा वायुमंडल के बीच कार्बन और ऊष्मा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी है। GOC आपस में जुड़ी हुई दो ओवरटर्निंग सेल्स की एक प्रणाली है। इसमें एक है अपर सेल, ये नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर के निर्माण और इसके उथले वापसी प्रवाह से संबंधित है। इस वापसी प्रवाह से अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन का सृजन होता है। और दूसरी है लोअर सेल, ये अंटार्कटिक बॉटम वाटर के निर्माण और पैसिफिक डीप वाटर के रूप में इसके वापसी प्रवाह से जुड़ा हुआ है। लोअर सेल को सदर्न ओशियन मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन के रूप में भी जाना जाता है। इन अध्ययनों से ये पता चलता है कि मायोसीन काल के उत्तरार्ध से महासागरीय प्रवेश द्वारों में विवर्तनिक रूप से संचालित परिवर्तनों ने GOC को प्रभावित किया था। मध्य अमेरिकी समुद्री मार्ग का बंद होना एक ऐसा ही परिवर्तन था। CAS यानी मध्य अमेरिकी समुद्री मार्ग एक जल निकाय है जो कभी उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करता था। अब नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च ने अपने अध्ययन में हिंद महासागर के डीप वाटर सर्कुलेशन से संबंधित रिकॉर्ड को फिर से निर्मित किया है। साथ ही उस सिद्धांत के समर्थन में साक्ष्यों को भी प्रस्तुत किया है जिसके मुताबिक CAS के बंद होने से ग्लोबल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन के आधुनिक स्वरूप का विकास हुआ है। हिंद महासागर की अपनी कोई बड़ी डीप वाटर संरचना नहीं है। ये केवल GOC के दोनों घटकों के लिए एक मेजबान के रूप में कार्य करता है। अगली खबर जनसंख्या एवं नगरीकरण से संबंधित है। वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2023 लिविंग नो वन बिहाइंड इन अ एजिंग वर्ल्ड जारी की गई है। ये संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा प्रकाशित एक प्रमुख रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट मैड्रिड इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन एजिंग के फ्रेमवर्क पर तैयार की गई है। ये रिपोर्ट उन सामाजिक आर्थिक अवसरों और चुनौतियों की पड़ताल करती है जो वृद्धजन आबादी के बढ़ने से उत्पन्न होते हैं। मैड्रिड इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन एजिंग को अप्रैल 2002 में वर्ल्ड असेंबली ऑन एजिंग में अपनाया गया था। इस रिपोर्ट में और भी कई निष्कर्ष दिए गए हैं। अगले 3 दशकों में 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की जनसंख्या दोगुनी होने की संभावना है। ये वर्ष 2050 में 1.6 बिलियन से ज्यादा हो जाएगी। ये वैश्विक आबादी के 16% से ज्यादा होगी। उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया और उप सहारा अफ्रीका में वृद्धजन आबादी में सबसे तेज गति से वृद्धि होने की संभावना है। वृद्धावस्था में गरीबी का स्तर आमतौर पर महिलाओं में उच्चतर होता है। इसके कारण है औपचारिक श्रम बाजारों में भागीदारी का निम्न स्तर और कार्य करने के सीमित अवसर तथा पुरुषों की तुलना में उन्हें कम वेतन मिलना। इन निष्कर्षों के बाद रिपोर्ट में कई सिफारिशें भी की गई हैं, जैसे कि श्रम बाजार भागीदारी को बढ़ाया जाना चाहिए और उत्पादकता में वृद्धि की जानी चाहिए। साथ ही अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखा जाना चाहिए और लोगों की जीवन भर की गरीबी का निवारण किया जाना चाहिए। असमानताओं को कम करने वाली नीतियां बनाई जानी चाहिए। इसके अलावा वित्तीय रूप से संधारणीय तरीकों से वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वृद्धजनों से संबंधित और भी कई पहले हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र वृद्धजन सिद्धांत 1991 अपनाए गए हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र ने 2021-2030 को स्वस्थ आयुर्वृद्धि दशक घोषित किया है। वृद्धजनों के लिए भारत में कई पहलें शुरू की गई हैं, जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 38(1), 39(e), 41 और 46 वृद्धावस्था में सार्वजनिक सहायता के लिए प्रावधान करने के लिए राज्य को निर्देश देते हैं। इसके अलावा माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 लागू किया गया है। भारत सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे अटल वयो अभ्युदय योजना, राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना आदि। भारत आयु वृद्धि पर अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन जैसे MIPA, संयुक्त राष्ट्र स्वस्थ आयुर्वृद्धि दशक आदि का हस्ताक्षर करता है।
और आइए अब बात करते हैं भारत देश की विविधता के बारे में। देश भर में 14 जनवरी को अलग अलग फसल कटाई त्योहारों के रूप में मनाया गया। मकर संक्रांति पूरे देश में मनाया जाने वाला प्रमुख फसल कटाई त्योहार है। ये त्योहार अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों, परंपराओं और उत्सवों के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार भगवान सूर्य को समर्पित है। ये मकर राशि में सूर्य के प्रवेश का पहला दिन भी है। मकर संक्रांति सर्द मौसम के अंत और सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही लंबे दिनों की शुरुआत का भी सूचक है। मकर संक्रांति के कई नाम हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में शीतकालीन फसल कटाई त्योहार को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इसे कश्मीर में शिशुर संक्रांत कहा जाता है, जम्मू में मगही संग्रद या उत्तरायण कहा जाता है, पंजाब में लोहड़ी, हरियाणा में सकरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या सकरात कहा जाता है, गुजरात में उत्तरायण, महाराष्ट्र में मकर संक्रांति, कर्नाटक में मकर संक्रमण या मकर संक्रांति, केरल में मकर विलक्कू, हिमाचल प्रदेश में माघ साजी, उत्तराखंड में उत्तरायणी या घुघुतिया, तमिलनाडु में थाई पोंगल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मकर संक्रांति या पेड़ा, पांडुगा और भोगी, अरुणाचल प्रदेश में मकर संक्रांति और बिहू, असम में माघ बिहू या भोगली बिहू, उत्तर प्रदेश में खिचेरी, सिक्किम में माघ संक्रांति, पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति, बिहार एवं झारखंड में मकर संक्रांति या सकरात, ओडिशा में मकर संक्रांति, नागालैंड और मणिपुर में मकर संक्रांति, मिजोरम में बिहू, त्रिपुरा में मकर संक्रांति या पौष और मेघालय में बिहू संक्रांति के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से इसे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। और भारतीय संस्कृति की यही खूबसूरती है कि अलग अलग नामों से जाने जाने के बावजूद भी त्योहार और फसल और उमंग हर जगह एक जैसी ही दिखती है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। IWAI के अध्यक्ष के मुताबिक भारत 2047 तक जलमार्ग नेटवर्क के विस्तार के लिए 35,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी IWAI के अध्यक्ष ने कहा है कि योजना में भारतीय नदियों की नौगम्य क्षमता में सुधार के लिए जलमार्ग और जेटीज का विकास करना शामिल होगा। भारत में नदियों, नहरों, पश्चजल यानी बैक वाटर्स और क्रीक्स के रूप में अंतर्देशीय जलमार्गों का एक व्यापक नेटवर्क मौजूद है। ये नेटवर्क अत्यधिक बोझ से दबे रेलवे और भीड़ भाड़ वाले सड़क मार्गों का पूरक बन सकता है। अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। इसमें से 13 राष्ट्रीय जलमार्ग संचालन में हैं। अंतर्देशीय जलमार्गों के लाभ ये हैं कि ये पर्यावरण के अनुकूल हैं और सस्ते परिवहन के साधन हैं, क्योंकि इनमें ईंधन की प्रति टन किलोमीटर कम खपत होती है। इसके अलावा ये भीतरी इलाकों से बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। साथ ही इनको अपेक्षाकृत कम रखरखाव की जरूरत होती है। हालांकि अंतर्देशीय जलमार्ग की अपनी चुनौतियां हैं। इसमें औद्योगिक, कृषि और अन्य उपयोगों के कारण जल अपवाह में कमी से जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है। जल चैनलों की गहराई ज्यादा नहीं होने से संचालन पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा ज्यादा तलछट जमा हो जाने से भी बहुत ज्यादा चुनौतियां आती हैं। साथ ही इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी स्तर पर कम उन्नति हुई है, ये भी एक प्रमुख चुनौती है और इसीलिए कई पहलों पर ध्यान दिया गया है, जैसे कि पोर्टल फॉर एसेट एंड नेविगेशन इंफॉर्मेशन यानी पानी अलग अलग जलमार्गों पर विस्तृत सूचना प्रदान करता है। राष्ट्रीय जलमार्गों के सभी कार्गो और क्रूज के आवागमन से संबंधित डेटा के लिए CAR-D यानी कि कार्गो डेटा नामक एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। अलग अलग राष्ट्रीय जलमार्गों में रो या रो पैक्स सेवा शुरू की गई है। इसके अलावा इससे संबंधित और भी कई सुर्खियां रही हैं। प्रधानमंत्री ने नदी क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक की यात्रा करेगा। और आइए अब आपको बताते हैं महत्वपूर्ण जल राजमार्गों के बारे में। यह नेशनल वाटरवेज 1 भागीरथी, गंगा और हुगली से होता हुआ गुजरता है। NW2 ब्रह्मपुत्र से सदिया धुबरी तक है। NW3 वेस्ट कोस्ट नहर, चंपकरा नहर और उद्योग मंडल नहर तक है। NW4 कृष्णा नदी पर है और ये विजयवाड़ा तथा मुक्तियाला तक जाता है। NW10 अंबा नदी पर है। NW83 राजपुरी क्रीक पर है। NW85 कुंडलिका पर है। NW91 शास्त्री पर है। NW68 मांडवी नदी पर है। NW111 जुआरी नदी पर है। नेशनल वाटरवेज 73 नर्मदा नदी पर, नेशनल वाटरवेज 100 तापी नदी पर और नेशनल वाटरवेज 97 सुंदरबन जलमार्ग पर है। और आइए अब आपको बताते हैं 13 उन राष्ट्रीय जलमार्गों के बारे में जो परिचालनरत हैं, साथ ही इनकी लंबाई के बारे में भी। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा, भगीरथी और हुगली से होकर गुजरता है। इसकी लंबाई सबसे ज्यादा यानी 1620 किलोमीटर है। नेशनल वाटरवेज 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर है। इसकी लंबाई 891 किलोमीटर है। नेशनल
नेशनल वाटरवेज 3 वेस्ट कोस्ट नहर चंपकरा नहर उद्योग मंडल नहर पर है। इसकी लंबाई 205 किलोमीटर है। नेशनल वाटरवेज 4 कृष्णा नदी पर, जिसकी लंबाई 82 किलोमीटर है। नेशनल वाटरवेज 10 अंबा नदी पर है। इसकी लंबाई 45 किलोमीटर है। नेशनल वाटरवेज 83 राजपुरी क्रीक पर है। इसकी लंबाई 31 किलोमीटर है। और उसी तरीके से राष्ट्रीय जलमार्ग 85 रेवदंडा क्रीक या कुंडलिका नदी पर है। इसकी लंबाई भी 31 किलोमीटर है। नेशनल वाटरवेज 91 शास्त्री नदी जयगढ़ क्रीक प्रणाली पर है। इसकी लंबाई 52 किलोमीटर है। नेशनल वाटरवेज 68 मांडवी नदी पर है। इसकी लंबाई 41 किलोमीटर है। नेशनल वाटरवेज 111 जुआरी नदी पर है। इसकी लंबाई 50 किलोमीटर है। नेशनल वाटरवेज 73 नर्मदा नदी पर है। इसकी लंबाई 226 किलोमीटर है। वहीं नेशनल वाटरवेज 100 तापी नदी पर है। इसकी लंबाई 436 किलोमीटर है। नेशनल वाटरवेज 97 सुंदरबन जलमार्ग पर है। इसकी लंबाई 172 किलोमीटर है। अगली खबर अर्थ जगत से संबंधित है। सूक्ष्म वित्त संस्थान भारत की आर्थिक समृद्धि में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। ये निष्कर्ष प्राइस वाटर हाउस कूपर्स और एसोसिएशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया के एक अध्ययन में सामने आए हैं और इस अध्ययन के कई निष्कर्ष हैं। तो इस अध्ययन में कहा गया है कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ने पिछले कुछ वर्षों में निम्न आय वाले परिवारों के करीब 6 करोड़ लोगों को ऋण दिए हैं। हालांकि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के समक्ष कई चुनौतियां हैं, जैसे कि इसके ग्राहक अलग अलग पेशों से संबंधित हैं। वो या तो लघु किसान होते हैं या फिर वेंडर्स यानी कि फेरी वाले या फिर मजदूर होते हैं और ये लोगों से संपर्क के लिए भौतिक तरीकों पर निर्भर हैं। आपको बता दें कि सूक्ष्म वित्त वित्तीय सेवा का एक रूप है और इसके तहत गरीबों और निम्न आय वाले परिवारों को लघु ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान की जाती हैं। मालेगाम समिति, जो कि 2011 में गठित की गई थी, इसने सूक्ष्म वित्त को वैधानिक परिसंपत्ति वर्ग के रूप में स्थापित करने में मदद की। भारत में सूक्ष्म वित्त वितरण मॉडल में शामिल हैं अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक प्रत्यक्ष रूप से और साथ ही बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स तथा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ऋण देना, सहकारी बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और NBFCs के रूप में या फिर अन्य रूपों में पंजीकृत MFIs। इसका महत्व ये है कि ये महिलाओं को सीधे ऋण देकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। इससे परिवारों, समुदायों और समाज में महिलाओं के सम्मान में व्यापक वृद्धि होती है। इसके अलावा सूक्ष्म ऋण के तहत जमानत की आवश्यकता के बिना गरीबों को ऋण प्राप्त होता है और इससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है तथा रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। लेकिन इसके समक्ष चुनौतियां ये हैं कि उधारकर्ता ज्यादा ऋणग्रस्त हो जाते हैं, बैंकों की तुलना में ऋण पर ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ता है और इसे धन के लिए वाणिज्यिक बैंकों पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है। अगला टॉपिक जैव विविधता से संबंधित है। एशियाई जल पक्षी गणना 2023 का आयोजन भारत में किया जा रहा है। एशियाई जल पक्षी गणना एक सिटीजन साइंस कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य आर्द्र भूमियों और जल पक्षियों के संरक्षण एवं प्रबंधन का समर्थन करना है। ये गणना हर वर्ष आयोजित की जाती है। AWC ग्लोबल इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस का हिस्सा है और ये वेटलैंड इंटरनेशनल द्वारा समन्वित कार्यक्रम है। इस गणना की शुरुआत 1987 में भारतीय उपमहाद्वीप में की गई थी। भारत में AWC यानी एशियाई जल पक्षी गणना का समन्वय बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और वेटलैंड इंटरनेशनल संयुक्त रूप से करते हैं। वेटलैंड इंटरनेशनल वैश्विक गैर लाभकारी संगठन है। BNHS 1883 में स्थापित एक गैर सरकारी संगठन है। ये जैव विविधता अनुसंधान के संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने BNHS को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन का दर्जा दिया है। AWC कई संरक्षण गतिविधियों और पहलों में योगदान देती है, जिनमें शामिल है प्रवासी प्रजाति कन्वेंशन। ये कन्वेंशन प्रवासी जीवों और उनके पर्यावासों के संरक्षण के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। इसे बॉन कन्वेंशन भी कहा जाता है। ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे पार्टनरशिप इनिशिएटिव और सेंट्रल एशियन फ्लाईवे एक्शन प्लान के कार्यान्वयन में ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे पार्टनरशिप इनिशिएटिव यानी EAAFP प्रवासी जलीय पक्षियों के संरक्षण के लिए एक अनौपचारिक और स्वैच्छिक पहल है। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे आर्कटिक और हिंद महासागर के बीच स्थित यूरेशिया के क्षेत्र और संबंधित द्वीप समूहों को कवर करता है। भौगोलिक रूप से ये उत्तर, मध्य और दक्षिण एशिया के 30 देशों तथा ट्रांस काकेशस क्षेत्र को कवर करता है। इसके अलावा बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया प्रोग्राम में इसका योगदान है। साथ ही IUCN या बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के ग्लोबल स्पीशीज कार्यक्रम में ये विशेषकर लाल सूची तैयार करता है। इसके अलावा वेटलैंड्स इंटरनेशनल के वाटर बर्ड पॉपुलेशन एस्टिमेट प्रोग्राम में।
और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ग्लोबल साउथ की सहायता के लिए शुरू की गई पहलें। प्रधानमंत्री ने कई पहलों की शुरुआत की है जो कि ग्लोबल साउथ के लिए बहुत जरूरी है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं आरोग्य मैत्री परियोजना की। इसे प्राकृतिक आपदाओं या फिर मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। दूसरी है ग्लोबल साउथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहल। इसे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता साझा करने के लिए शुरू किया जाएगा। तीसरी है ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इसे दुनिया भर में लागू किए जाने वाले विकास समाधानों पर शोध के लिए स्थापित किया जाएगा। चौथी पहल है ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेट्स फोरम। ये विदेश मंत्रालयों के युवा अधिकारियों को जोड़ने का काम करेगा। और पांचवी है ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप्स फॉर स्टूडेंट्स। इसे भारत में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए विकासशील देशों के छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया जाएगा। अगला टॉपिक है चीन भूटान सीमा वार्ता। दोनों देशों ने चीन भूटान सीमा वार्ता में तेजी लाने के लिए 3 चरणीय रोड मैप को आगे बढ़ाने पर सहमति प्रकट की है। वर्ष 1984 से चीन भूटान सीमा विवाद मुख्य रूप से 2 क्षेत्रों पर केंद्रित रहा है। एक है भूटान का पश्चिमी क्षेत्र जिसके अंतर्गत भारत, चीन और भूटान की त्रिसंगम सीमा पर स्थित डोकलाम और अन्य क्षेत्र शामिल हैं। और दूसरा है भूटान का उत्तरी क्षेत्र। इसमें जकरलुंग और पसमलुंग घाटियां शामिल हैं। हाल ही में चीन ने भूटान के पूर्वी सक्तिंग क्षेत्र सहित भूटान के सक्तिंग वन्यजीव अभयारण्य पर भी अपना दावा किया है। इस वार्ता का भारत के लिए महत्व इसलिए भी है क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के समक्ष विद्यमान सामरिक खतरे में कमी होगी। इसके अलावा भूटान के पूर्वी क्षेत्र की अरुणाचल प्रदेश से निकटता की वजह से चीन के हस्तक्षेप में कमी की संभावना होगी क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन नेक के रूप में भी जाना जाता है। अगला टॉपिक है वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो FSIB। FSIB ने बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया के लिए प्रबंध निदेशकों को नियुक्त करने की सिफारिश की है। FSIB को वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने स्थापित किया है और इसे कई कार्य सौंपे गए हैं। वित्तीय सेवा संस्थानों के बोर्ड्स में पूर्णकालिक निदेशकों और गैर कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्तियों की सिफारिश करना शामिल है। इसके अलावा इन संस्थानों में कार्मिक प्रबंधन से संबंधित कुछ अन्य मामलों पर सलाह देना शामिल है। FSIB को बैंक बोर्ड ब्यूरो के स्थान पर स्थापित किया गया है। FSIB की संरचना की बात करें तो इसके अध्यक्ष को केंद्र सरकार मनोनीत करती है। इसके पदेन सदस्य वित्तीय सेवा विभाग के प्रभारी सचिव, लोक उद्यम विभाग के प्रभारी सचिव, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर होते हैं। विषय वस्तु के ज्ञान से युक्त कई अंशकालिक सदस्य भी इसमें शामिल किए जाएंगे। नील कुरिंजी यानी स्ट्रोबिलिंथेस कुंतियाना। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नील कुरिंजी को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 3 के तहत सूचीबद्ध किया है। नील कुरिंजी एक झाड़ी है जो कि दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट के शोला वनों में उगती है। नील कुरिंजी के फूल 12 वर्षों में एक बार खिलते हैं। इस पौधे का नाम प्रसिद्ध कुंती नदी के नाम पर रखा गया है। ये नदी केरल के साइलेंट वैली नेशनल पार्क से होकर प्रवाहित होती है। यहाँ प्रचुर मात्रा में नील कुरिंजी के पौधे पाए जाते हैं। मन्नार के पास स्थित एराविकुलम नेशनल पार्क को नीलकुरिंजी के फूलों के बड़े पैमाने पर खिलने के लिए जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ियों का नाम भी कुरिंजी के नीले रंग से उत्पन्न हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ नीला पर्वत है। अगला टॉपिक है स्मॉल मॉज़ेलनिक क्लाउड। नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने SMC के भीतर स्थित एक गतिशील क्लस्टर में एक स्टार फॉर्मेशन NGC 346 का पता लगाया है। SMC को दक्षिणी गोलार्ध से आसानी से देखा जा सकता है। SMC मॉज़ेलनिक क्लाउड बनाने वाली 2 अनियमित आकाश गंगाओं में से लघु आकार वाली है। ये 2 आकाश गंगाएं प्रत्येक 1500 मिलियन वर्ष में एक बार मिल्की वे की परिक्रमा करती हैं। साथ ही प्रत्येक 900 मिलियन वर्ष में एक दूसरे की परिक्रमा करती हैं। मॉज़ेलनिक क्लाउड्स और मिल्की वे आकाश गंगा का निर्माण लगभग 13 अरब वर्ष पहले समान समय पर हुआ था। अगला टॉपिक है अभिनव 5G उपयोग मामलों का परिनियोजन। मध्य प्रदेश का विदिशा जिला स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित अभिनव 5G उपयोग मामलों को जमीनी स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। दूरसंचार विभाग ने संभावित उपयोगकर्ता समुदायों जैसे कि राज्य सरकारों, स्मार्ट शहरों, आकांक्षी जिलों आदि को डिजिटल संचार तकनीक जिसमें कि स्टार्टअप और स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेज को सहयोग की सुविधा प्रदान की है। दूरसंचार विभाग दूरसंचार स्टार्टअप्स और MSMEs मिशन तथा 5G
5G वर्टिकल एंगेजमेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम के माध्यम से ये साझेदारी कर रहा है। 5G के मामलों में शामिल हैं सुपरस्यूटिकल यानी कि 5G या 4G सक्षम स्मार्ट हेल्थ कियोस्क, एम्बुपोड यानी 5G या 4G सक्षम ऑटो एम्बुलेंस, और तीसरा है द्वारा सुरभि जो कि मवेशियों की विशिष्ट बायोमेट्रिक थूथन पहचान के लिए है। पहला संविधान साक्षर जिला। केरल का कोल्लम जिला भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। द सिटीजन नामक अभियान के तहत जिले में 10 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 16.3 लाख लोगों को संविधान के अलग अलग पहलुओं पर शिक्षित किया गया है। कोल्लम पुर्तगालियों, डचों और ब्रिटिशों के अधीन उपनिवेश रह चुका है। कोल्लम पुर्तगालियों के समय से ही केरल में काजू उद्योग का केंद्र रहा है। ये वर्तमान में भी भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत काजू निर्यातक बना हुआ है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। पेरू, यहाँ की राजधानी लीमा है। पेरू ने राजधानी लीमा सहित कई अन्य क्षेत्रों में आपातकाल घोषित कर दिया है। पेरू दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। ये पश्चिमी दिशा में प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है और पूर्वी दिशा में बोलीविया, ब्राजील, चिली, कोलंबिया और इक्वाडोर से घिरा हुआ है। पेरू के पश्चिमी तटीय मैदान को कोस्टा कहा जाता है। मध्य भाग सियरा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा उच्च और ऊबड़ खाबड़ एंडीज है तथा अमेज़न बेसिन को सेल्वा के नाम से जाना जाता है जो कि पूर्वी तराई के जंगल हैं। इसका उच्चतम बिंदु नेवाडो हुस्करन है और प्रमुख नदियां अमेज़न, पुरुष और जुरुआ है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।